जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बल तथा गति के नियम। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये वीडियो के लिए विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहाँ से यानी बल से और गति के नियम से संबंधित अगर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो पहले तो बल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बल के प्रकार के बारे में समझेंगे, जड़त्व क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, साथ ही साथ जड़त्व के प्रकार के बारे में भी समझेंगे। फिर न्यूटन के जो गतिविषयक नियम है उनके बारे में जानेंगे, उनके उदाहरणों सहित हम सारा कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे बल किसे कहते हैं। तो बल दरअसल इसको अंग्रेजी में हम लोग फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बल, तो बल को हम लोग और नामों से भी जान सकते हैं, जैसे ताकत, दम, ठीक है, इस तरह के शब्दों को हम लोग यूज़ करके इसको जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि बल है क्या। तो बल वह धक्का एवं खिंचाव है जो क्या करता है, किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अर्थात कहने का ये है कि बल एक ऐसा कारक है जो क्या करता है, चली हुई वस्तु को रोक सकता है। उसके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो क्या कर सकता है, अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोक सकता है, और अगर कोई वस्तु रुकी है तो उसको क्या कर सकता है, वो चला सकता है। बल के अंदर ऐसा गुण होता है। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। बल क्या है, तो बल बस इतना समझिए, बल एक ऐसा कारण है, बल धक्का व खिंचाव है जो क्या करता है, किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने का गुण रखता है, या कह सकते हैं कि परिवर्तन करने का वो प्रयास करता है। जैसे भी मैंने बताया कि क्या कर सकता है कि चली हुई वस्तु को रोक सकता है और रुकी वस्तु को चला सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई एक वस्तु है, अगर ये रुकी है तो उस पर अगर आप धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, तो ये वस्तु गति अवस्था में आ सकती है। अगर कोई वस्तु मान लीजिए गति अवस्था में मतलब है, वो आ रही, तो आप इधर से अगर बल लगा देंगे तो वस्तु क्या होगी, रुक जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि बल की वजह से ही उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात चल रही है तो रुक जा रही है, और रुकी है तो चल जा रही, ये है कहने का मतलब है। अगर बात करें बल कैसी राशि है, तो बल दरअसल सदिश राशि है। अगर हम बात करें बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगर बात करें सीजिस पद्धति का मात्रक क्या होता है, तो सीजिस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अगर हम बात करें कि बल का जो मोल मात्रक होता है, तो मोल मात्रक में आपका किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 न्यूटन में कितना किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर दरअसल 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁻5 डाइन के बराबर भी होता है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न जरूर बन सकता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 10⁻5 डाइन। या फिर आपसे पूछ सकता है कि 1 डाइन में कितने न्यूटन, तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, भाग कर देना, तो 1 के बटे में कर दीजिएगा बस। अब अगर बात करें कि बल के अन्य मात्रक, तो बल के अन्य मात्रक में जैसे किलोग्राम भार, तो ये भी बल का ही मात्रक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 किलोग्राम भार बराबर, तो ये होता है 9.81 न्यूटन। या कह सकते हैं अगर हम बात करें 1 न्यूटन में कितना किलोग्राम भार, तो 1/9.81 किलोग्राम भार ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे बल के प्रकार के बारे में। तो बल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। देखिए, संतुलित बल को अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। संतुलित बल की परिभाषा में आप ऐसा बोलेंगे कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और उसके स्थान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं संतुलित बल। अर्थात कहने का ये, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई वस्तु है, इस पे मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया यानी बल लगाया, तो मैंने देखा कि इस वस्तु पर कोई मतलब परिवर्तन ही नहीं हुआ, ये वस्तु अपना स्थान छोड़ी ही नहीं, एक जगह पे क्या है, पड़ी है। तो इस पर जो हमने बल लगाया वो दरअसल संतुलित बल हुआ। संतुलित बल इसलिए हुआ क्योंकि न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताया था कि जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी क्या करती है, हमारे विपरीत में हमारे ऊपर बल लगाती है। तो हुआ ये कि जैसे मान लीजिए अगर ये वस्तु अपने स्थान नहीं बदली, तो इसका मतलब ये है कि जितना बल हमने इस पर लगाया, ये वस्तु भी क्या कि बदले में उतना ही बल विपरीत में इस पर लगा दी। तो इधर वाला लगाया गया बल और इधर वाला लगाया गया बल, दोनों आपस में क्या हो गए, बैलेंस हो गए, जिस वजह से वस्तु अपने स्थान को नहीं छोड़ी। तो इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित बल। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे दीवार को धक्का देना, सामान्यतः हम लोग अब दीवारों को धक्का देते हैं, तो दीवारें क्या होती हैं, मतलब इतना भयंकर नहीं धक्का दे देना कि गिर जाए, मतलब जैसे नॉर्मली हम देखते हैं धक्का देते हैं तो गिरती नहीं है, तो वो दीवारों को धक्का देना ये संतुलित बल हुआ। और जो बड़े वाहन हैं, अगर बड़े वाहनों को हम अकेले धकेलते हैं तो वो भी क्या होते हैं, अपने स्थान से नहीं जाते, जैसे बस वगैरह होगा, ट्रक वगैरह हो गया, तो ये बड़े वाहन हैं,
एक अकेला आदमी इसको क्या कर सकता है, नहीं ठेल सकता है। तो इस पर अगर वो अकेला आदमी बल लगा रहा है तो वो अपने स्थान को नहीं बदल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर जो बल लग रहा है वो बल दरअसल संतुलित बल है। अगला समझेंगे असंतुलित बल क्या होता है। असंतुलित बल की परिभाषा ये कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और उस वस्तु का स्थान क्या हो, बदल जाए, तो उसी को हम लोग असंतुलित बल के नाम से जानते हैं। इसमें अगर बात करें तो मेज पर रखी जो बुक होती है, अगर मेज पर रखी बुक को हम धक्का देते हैं तो देखते हैं वो अपना स्थान क्या करती है, बदल देती है। साथ ही साथ बात करें कि छोटे वाहन को, तो छोटे वाहनों को धक्का देना भी क्या है, एक असंतुलित बल है। क्योंकि जैसे बाइक वगैरह है, अगर इसको एक अकेला आदमी चाहे तो उसको आराम से उसके स्थान को बदल सकता है। ठीक है, तो ये आपके असंतुलित बल के एग्जाम्पल रहे। अब समझेंगे जड़त्व क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इनर्शिया के नाम से जानते हैं। दरअसल जड़त्व का अर्थ होता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो चाहती है कि हम हमेशा उसी अवस्था में बने रहें, तो इसी गुण को हम लोग दरअसल जड़त्व कहते हैं। इन्हीं कहने का मतलब कोई चीज़ एकदम जड़ से फिक्स हो जाए कि हमको ऐसे ही अब रहना है, हमें अपने आप में परिवर्तन नहीं करना है। तो किसी वस्तु में अगर ऐसा गुण है तो उसी गुण को हम लोग दरअसल जड़त्व के नाम से जानते हैं। तो आइए जड़त्व के बारे में समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब कोई वस्तु जिस अवस्था में रहती है तो वह चाहती है कि हम हमेशा इसी अवस्था में रहें। अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में तो वो चाहती है कि हम रुकी हुई अवस्था में रहें। ठीक है, और कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वो चाहती है कि हम हमेशा गति ही करते रहें। तो अगर हम उसके अवस्था में परिवर्तन करें, अर्थात रुकी है तो चलाना चाहें, और अगर चल रही है तो रोकना चाहें, तो अगर उसकी अवस्था में हम परिवर्तन करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे परिवर्तन में विरोध करेगा, और इसी विरोध को ही हम लोग दरअसल जड़त्व के नाम से जानते हैं। जड़त्व जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ये होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब है कि जैसे जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, अगर हम उसको गति अवस्था में लाना चाहेंगे तो हमारा क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसी विरोध को हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, रुकी हुई बस का या रुकी हुई वाहनों का अचानक से चलने से उसमें जो बैठे यात्री होते हैं वो क्या होते हैं, वो पीछे की ओर गिरते हैं। आपने सामान्यतः ये देखा होगा, जब हम लोग वाहनों में बैठे रहते हैं और अचानक से जब वाहन चलना स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग पीछे की ओर हल्का सा क्या होता है, झुकते हैं। तो दरअसल ये विराम के जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग जब हम बैठे थे वाहन भी रुका था, ठीक है, दोनों विरामावस्था में थे। अब वाहन क्या हुआ, गति अवस्था में चलना स्टार्ट हुआ, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहते, जिस वजह से वाहन आगे बढ़ता है और हम क्या होते हैं, पीछे ही रुक जाते हैं। यही कारण है कि हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो अगर वाहन का अचानक से चलता है तो अगर हम पीछे की ओर झुक रहे हैं तो दरअसल विराम के जड़त्व के कारण होता है। अगला होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो चाहती है कि हम हमेशा गति अवस्था में ही रहें। अगर हम उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो हमारा क्या करेगा, विरोध करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं गति का जड़त्व। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो चलते हुए वाहन का अचानक से रुक जाना या रुक जाने से जो उसमें यात्री बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। या फिर अगर कोई यात्री खड़ा है तो क्या होता है, आगे की ओर गिर जाता है। आपने बसों में सामान्यतः देखा होगा कि जब अगर आप बस में खड़े रहते हैं तो अचानक से ब्रेक मारा जाता है जब बस के ड्राइवर के द्वारा, तो हम आगे की ओर क्या होता है, गिर जाते हैं। तो दरअसल आगे की ओर जो हम लोग गिर रहे हैं वो गति के जड़त्व के कारण हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बस भी चल रही थी और हम भी चल रहे थे, दोनों गति कर रहे थे। अब बस क्या होने, रुकने वाली है। दरअसल बस पे ब्रेक मारा जा रहा है, हमारे पे ब्रेक नहीं मारा जा रहा है। यही कारण है कि बस रुक जाती है और हम क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व का मतलब है कि कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही है वो चाहती है कि हम हमेशा उसी दिशा में रहें, और अगर आप उसकी दिशा में परिवर्तन करेंगे तो वो भी क्या करेगा, आपका विरोध करेगा। इसी गुण को हम लोग दरअसल दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, अगर उसको हम दाएं ओर या बाईं ओर मोड़ दें, जैसे मान लीजिए मैं बाईं ओर मोड़ दिया, तो उसमें जो यात्री बैठे होते हैं वो दरअसल दाईं ओर क्या होते हैं, झुकते हैं। तो ये भी क्या होता है, दिशा के जड़त्व के कारण होता है। अब आइए हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। अर्थात न्यूटन ने क्या किया था, गति के विषय में इन्होंने कुछ नियम दिया था जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम। तो अगर हम बात करें इनके प्रथम नियम की, तो इस प्रथम नियम को दरअसल हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कि इसको हम जड़त्व के नाम से भी जानते हैं। इसमें हुआ क्या, इसमें इन्होंने ये बताया कि इस नियम के अनुसार कोई वस्तु जिस अवस्था में
वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और ये जाहिर सी बात है, ये हकीकत बात है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु रुकी है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, और अगर कोई वस्तु गति कर रही है यानी चल रही है तो वो तब तक चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसमें आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे मेज़ पर रखी किताब वो अपना स्थान तब तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक इसी तरह कोई वाहन अगर गति कर रही है तो वो गति तब तक करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया। जैसे मेज पर कोई किताब रख दीजिए, या फिर यही जैसे जिस कॉपी में मैं लिख रहा हूँ, ये ऐसे छोड़ दूंगा तो ऐसे पड़ी रहेगी, लाइफ टाइम पड़ी रहेगी। लेकिन अगर हम चाहें इसकी अवस्था को बदलें तो अगर इस पर हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, देखिए अपने स्थान को क्या कर रही है, बदल रही। दरअसल इस पर मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। तो कोई वस्तु जिस अवस्था में वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कोई वाहन है, मान लीजिए अगर वो गति अवस्था में, तो उसको अगर आप रोके ही ना, रोकने का मतलब अगर उसमें आप जो गियर होता है उसको कम ना करें, ब्रेक ना मारे, तो वस्तु रुक ही नहीं सकती। हालांकि वो पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बल की आवश्यकता ज़रूर होती है। अब बात करेंगे द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम में क्या है, इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उस वस्तु पर उत्पन्न त्वरण और उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का ये है, न्यूटन ने अपने गति विषयक द्वितीय नियम में बताया कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला जो बल होता है उस वस्तु पे उत्पन्न त्वरण और उसके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। अर्थात F समानुपाती A, F समानुपाती M। अगर इन दोनों समीकरणों को हम कंबाइंड करेंगे तो कुछ इस रूप में हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ से समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे, इस नियतांक का नाम रखेंगे K। अगर मान लीजिए हम K का मान 1 रख दें तो यहाँ से फाइनली F बराबर M है। तो यहाँ से ये दरअसल न्यूटन के द्वारा ये एक फार्मूला सामने आया बल का, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से हम एक परिभाषा बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से बल की एक परिभाषा आपकी और बन जाती है। अगला बात करेंगे तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या है इनका, इसे दरअसल हम लोग प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम में क्या इन्होंने बताया, इस नियम में इन्होंने ये बताया कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी क्या करती है, हमारे ऊपर बल लगाती है। इसीलिए इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का, अर्थात कहना ये है कि अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया करेंगे तो वो भी क्या करेगा, हमारे विपरीत में क्रिया करेगा। और जब हमारे विपरीत में कोई क्रिया करता है उसी को हम प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे अभी मैंने बात की आपको संतुलित बल में कि जब किसी भी वस्तु पर हम धक्का देते हैं तो वो वस्तु भी क्या करती है, हमारे ऊपर अपोजिट बल लगाती है। तो दरअसल इस दोनों का अगर बल बराबर हो जाए तो इसी का अवस्था को कहते हैं बैलेंस पोजीशन, ठीक है। इसी को हम लोग संतुलन बल के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए ये वस्तु ज़्यादा बल लगा, मतलब इधर से हमने ज़्यादा बल लगाया, वस्तु अगर कम या ज़्यादा बल लगा रही है तो इस बल को हम लोग अनबैलेंस बल बोलेंगे, ठीक है, यानी असंतुलित बल के नाम से जानेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम तृतीय नियम के कुछ एग्जाम्पलों पर बात करते हैं। जैसे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लीजिए ज़मीन पर जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जब कूदते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे ज़्यादा ऊंचाई से अगर हम कूदते हैं तो हमारे पैर वगैरह टूट जाते हैं, ठीक है, हड्डियाँ टूट जाती हैं। या फिर जैसे कम ऊंचाई से कूदते तो उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई से कूदने से क्या होता है कि हमारे पैर की हड्डियाँ टूट जाती हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि ये ज़मीन है, ज़मीन भी क्या होती है, सॉलिड होती है। तो जब इस पर हम लोग इसके ऊपर जब गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, गिरने के बाद इस ज़मीन को धक्का देते हैं और ज़मीन भी क्या करती है, बदले में हमें धक्का देती है, ठीक है। तो होता ये कि जिससे हमने तो बल दिया ही दिया, तो हमसे ज़्यादा बल इसने दे दिया, ठीक है, हमारे ऊपर, हमारे पैरों में फोर्स मारा, जिस वजह से हमारे जो पैर की हड्डियाँ होती हैं उस बल को सह नहीं पाती हैं। यही कारण होता है कि वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं। तो अगर हम किसी भी ज़मीन या किसी सतह पर जब गिरते हैं तो हमारे पैर मुच जाते हैं या हड्डियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, पैर में चोट लग जाती है। तो ये दरअसल सभी प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। अगर हम बात करें, अगर हम लोग ज़मीन पे पैदल चल पाते हैं तो ये भी प्रतिक्रिया बल के कारण ही संभव है। यानी न्यूटन के तृतीय नियम से ही हम लोग क्या करते हैं, पैदल चल पाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे अगर बात करें कि जब बंदूक से गोली को हम लोग छोड़ते हैं तो बंदूक क्या करते हैं, हमें पीछे को धक्का देती है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जब हम लोग बंदूक की गोली को छोड़ते हैं तो बंदूक की गोली आगे बढ़ती है और ये क्या करती है, विपरीत में पीछे की ओर बंदूक को धक्का दे के निकलती है, जिस वजह से बंदूक को जो पकड़ा रहता है उसको क्या होता है, एक पीछे की ओर एक धक्का फील होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल और बताऊं मैं आपको इसमें। जैसे आप लोग अगर कुएं से पानी भरते हैं तो अगर अचानक से रस्सी टूट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसमें देख मतलब पानी को खींचता रहता है वो पीछे की ओर क्या होता है, गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कुआं है, ठीक है, यहाँ पे घिरनी लगी, इधर से एक रस्सी है, इधर ये पानी बाल्टी मतलब अंदर गई है। अब इधर से कोई आदमी मान लीजिए इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, इसको रस्सी को खींच रहा है। तो अब ये यहाँ से क्या हुआ, देखिए जब ये इधर की ओर खींचेगा ना तो रस्सी भी क्या करेगी, विपरीत में एक बल लगाएगी इधर की ओर। अब मान लीजिए यहाँ बीच से क्या हुई, रस्सी टूट गई, तो दरअसल जो इधर ये बल लग रहा था अभी तो बल ख़त्म, तो सारा बल क्या करेंगे हम लोग, सारा बल इधर ही आ जाएगा, जिस वजह से जब सारा बल इधर ही आएगा तो ये जो व्यक्ति है जो खींच रहा है वो क्या करेगा, गिर जाएगा। तो ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे संवेग क्या होता है। देखिए संवेग और आवेग, दो प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, यहाँ से भी आपसे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो संवेग को दरअसल P से प्रदर्शित करते हैं और यह एक क्या है, सदिश राशि है। अगर बात करें इसके फार्मूले की तो संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की तो इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आप ऐसे बोलेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उसमें उत्पन्न वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने बात की किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक उसी तरह किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। अब बात करें आवेग क्या होता है, तो आवेग को दरअसल आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई, और यह भी क्या है, एक सदिश राशि है। इसका फार्मूला था आई बराबर एफ इंटू टी, और मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर बटे सेकंड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो इसकी परिभाषा में आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगा वह मतलब जब किसी वस्तु पर लगा बड़ा बल जो क्या करे, बहुत ही कम समय के लिए लगे, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बहुत बड़ा बल जो कि बहुत ही कम समय के लिए लगे, तो उसी बल को ही हम लोग कहते हैं आवेग। या फिर कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसमें उस बल के टाइम के गुणनफल को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, आवेग कह सकते हैं। अच्छा, आवेग की परिभाषा हम और भी दे सकते हैं। आवेग की परिभाषा है संवेग परिवर्तन की दर को भी हम लोग आवेग कहते हैं। जैसे वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, उसी तरह संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग आवेग कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें हमने आपसे डिस्कस की और सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ से आपसे कई प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह मिलते रहेंगे हम लोग और भी अगली वीडियो में। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।